Good morning, everyone. In today's video, we will try to understand the credit creation process by commercial banks. All right. तो आज का जो टॉपिक है वो हम देख रहे हैं कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस हमें समझना है. प्रोसेस ऑफ क्रेडिट creation in case of सिंगल बैंक इकोनॉमी. अब बेटे ये सिंगल बैंक इकोनॉमी हमने पहले सिंगल बैंक इकोनॉमी में क्यों समझने की कोशिश की है इसको. ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पहले प्रोसेस के एसेंस को समझना है. उसके बाद हम इसे मल्टीपल बैंक इकोनॉमी में मोर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ेंगे कि मल्टीपल बैंक इकोनॉमी में कैसे फंक्शन करेगा. बट फॉर द टाइम बीइंग हम सिंगल बैंक इकोनॉमी में समझेंगे. और इस प्रोसेस को समझने के लिए हम कुछ अजम्पशंस भी ले लेते हैं. जैसे सबसे पहले हम अजम्पशन ले लेते हैं, देयर इज़ अ सिंगल बैंक इन द एंटायर इकोनॉमी. देयर इज़ अ सिंगल बैंक in the entire economy. कि पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है, मतलब कि डिफरेंट बैंक्स नहीं है. ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए ये अजम्पशन ली गई है यहाँ पर. ये जो सिंगल बैंक इकोनॉमी का केस है ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ताकि हमें कंसेप्ट समझ में आए, ताकि हमें वो प्रोसेस की कैलकुलेशन समझ में आए कि वो प्रोसेस का मैकेनिज़्म एक्चुअल में क्या है. फिर उस मैकेनिज़्म को हम रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ भी करेंगे अगले किसी वीडियो में. बट फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं सिंगल बैंक इकोनॉमी में. ठीक है, तो पूरी इकोनॉमी में एक सिंगल बैंक है. ठीक है. दूसरा अजम्पशन है इसकी, ऑल ट्रांजैक्शंस आर made, or you can say done, through banking system. That is, there are no cash payments, there are no cash transactions. कि कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होते इकोनॉमी में. इसका मतलब ये भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन एजम्पशन ली गई है. इसलिए क्योंकि रियलिटी में तो हम क्या करते हैं, कैश में भी पेमेंट करते हैं, बैंक के थ्रू भी करते हैं, अदरवाइज भी अदर मीन्स है, पेटीएम भी कर लेते हैं. आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज जो डेवलपमेंट हो चुकी है बैंकिंग सिस्टम में, या आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जितना हो चुका है उस हिसाब से, या इंटरनेट या कंप्यूटर्स के थ्रू हम ज़्यादा बेटर ट्रांजेक्शन्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं. बट हम सिंपली फ़िलहाल हम ये मानकर चल रहे हैं कि इकोनॉमी में जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होगी. दैट मीन्स यू आर सपोज टू मेक पेमेंट थ्रू चेक्स, और चाहे आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी आप अपने अकाउंट से ही ट्रांसफ़र करेंगे. इसमें यहाँ पर पेटीएम और फ़ोन पे और एनी अदर सॉर्ट ऑफ जो एप्स हैं जिनके थ्रू हम पेमेंट करते हैं उनको एक्सक्लूड करके बैंकिंग सिस्टम के थ्रू डायरेक्ट ऑनलाइन बैंक से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं. हम ये मानकर चल रहे हैं कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी. तो तीसरा क्या है, तीसरी सिंप्लीफाइंग अजम्पशन है, ऑल इंडिविजुअल्स हैव बैंक अकाउंट. कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबके बैंक अकाउंट है इकोनॉमी में. ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है जिसका बैंक अकाउंट ना हो इकोनॉमी में. हम ये मानकर चल रहे हैं. क्यों? क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो किसके थ्रू हो रही है, बैंकिंग. मतलब ये जो है ये इससे इन्फ्लुएंस्ड है, और ये जो सेकंड अजम्पशन है वो फर्स्ट अजम्पशन पे इन्फ्लुएंस्ड है. क्योंकि सिंगल बैंक है तो हम ये मानकर चल रहे हैं सभी ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होगी. सभी ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होगी. दैट मीन्स एवरीवन शुड हैव द बैंक अकाउंट. दैट इज़ व्हाट इट मीन्स कि उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए. तो हम ये तीन सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस लेकर चल रहे हैं.
अब हम देखते हैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। तो देखो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, अब पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि भाई कोई भी एक बैंक होता है तो उसको क्रेडिट क्रिएशन करने की ज़रूरत क्या होती है। तो बेटे सिंपल सी बात है कि जो बैंक होता है, इसको हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। जो एक बैंक है, बैंक एक तरीके का फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, ठीक है। अब बैंक क्या करता है, पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, यानी कि पब्लिक अपना पैसा बैंकों में जमा कराती है। अब जो पब्लिक से ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बैंक, उसके बदले में इन्हें इंटरेस्ट पे करता है, जो आपने देखा होगा 4% 5% एनुअली है, डिपेंडिंग अपॉन द कितने टाइम के लिए आप डिपॉजिट्स बैंक में रखते हैं। दूसरा काम बैंक का है लैंडिंग, यानी कि जो बोरोवर्स हैं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स हम कह सकते हैं, बेसिकली इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स जो हैं वो बोरो करते हैं फंड्स, और जो ये बोरो करते हैं उसके बदले में ये इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। अब आप कभी भी ऑब्जर्व करना बैंकिंग सिस्टम में, आप चाहो तो बैंक विजिट करके भी पता कर सकते हो कि जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो ये पे करते हैं, और जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बैंक डिपॉजिट पे करता है, ये हमेशा ग्रेटर देन रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से बैंक की इनकम है, इनकम, और यू कैन से द रेवेन्यू ऑफ बैंक, मेन सोर्स है ये क्या है, मेन सोर्स होता है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, मेन सोर्स है। और ये क्या है, ये है बैंक की एक तरीके से कॉस्ट, वन ऑफ द कॉस्ट। वैसे तो बहुत सारी कॉस्ट है कि बैंक अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देता है, जो स्टेशनरी यूज़ होती है वो भी देता है, और ये इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो इसलिए बैंक इसी रेवेन्यू में से इस कॉस्ट को देता है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी कि जो इंटरेस्ट पे किया प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, बैंक की कॉस्ट क्या क्या होगी, एक तो इंटरेस्ट पेड ऑन व्हाट डू यू कॉल इट, डिपॉजिट्स, कि जो लोगों ने डिपॉजिट्स कर रखे हैं, चाहे वो एफडी अकाउंट की फॉर्म में हो, चाहे वो सेविंग डिपॉजिट की फॉर्म में हो, या अदरवाइज किसी भी फॉर्म में डिपॉजिट किए हुए हैं बैंक में। दूसरा बैंक का एक्सपेंडिचर क्या होता है, वेजेस एंड सैलरीज, सैलरीज टू द स्टाफ। तीसरी क्या कॉस्ट होती है बैंक की, स्टेशनरी एंड इक्विपमेंट्स। इसी तरह रेंट एटसेट्रा। ऐसे हम बहुत सारी कॉस्ट, जो भी एक बिजनेस को चलाने के लिए कॉस्ट चाहिए होती हैं, यूजुअली उसी तरह की सभी कॉस्ट होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ गया इसमें, टेलीफोन बिल भी आ गया, कम्यूटेशन कॉस्ट भी होगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी एक्सपर्ट्स की एडवाइस भी होगी, वो सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज में ही कवर हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो सारी कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट बैंक इसी रेवेन्यू से कलेक्ट करता है। ये जो रेवेन्यू बैंक के पास आता है, इसी से वो इस कॉस्ट को मीट करता है। और जो भी डिफरेंस होता है किसके बीच में, रेवेन्यू के बीच में, बैंक का जो रेवेन्यू है माइनस जो बैंक की जो भी कॉस्ट लगी है, वो बैंक का प्रॉफिट कहलाता है। उसको हम बैंक का प्रॉफिट कहते हैं। जो भी इसके बीच का डिफरेंस होता है, चाहे उसको हम पाई से भी डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, प्रॉफिट को बहुत बार हम इसे यूज़ करते हैं। तो एनीवेज वो प्रॉफिट होता है। तो यानी कि बैंक का अर्निंग सोर्स है लैंडिंग और डिपॉजिट्स, उसके बीच का डिफरेंस। अब सपोज करो जितना बैंक के पास डिपॉजिट है, अगर उतना ही बैंक लैंड करे या उससे कम लैंड करे, तो बैंक कभी भी अपने जो रिटर्न्स हैं वो उसको गेन नहीं कर पाएगा। कभी भी अपने जो डिपॉजिट्स हैं, अपनी कॉस्ट जो है वो उसको अपनी इनकम से मीट नहीं कर पाएगा। अब सवाल है ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो डिपॉजिट्स पब्लिक के बैंक के पास हैं, जो ये डिपॉजिट्स पब्लिक ने बैंक के पास रखे हुए हैं, ये डिपॉजिट्स बैंक के ऊपर लायबिलिटी है।
बैंक के ऊपर क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि बैंक को ये रीपे करनी है। पब्लिक ने, आपने अपने अकाउंट में पैसा जमा करा के रखा है, तो जब आपने अपने अकाउंट में पैसा जमा कर रखा है तो जब चाहें आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप उसमें से कम विड्रॉ करना चाहते हैं, ज़्यादा विड्रॉ करना चाहते हैं, या पूरा का पूरा विड्रॉ करते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, लोग विड्रॉ भी करते हैं, और जो ये लैंडिंग किया है बैंक ने, जो ये लोन्स दिए हैं बैंक ने, ये लोन्स क्या होते हैं, ये बैंक के एसेट्स हैं। एसेट्स क्यों हैं, क्योंकि ये बैंक के डेटर्स कहलाएंगे। जो बोरोवर्स होंगे ये बैंक के डेटर्स होंगे, और जो अकाउंट्स पढ़ा है जिन्होंने, वो जानते हैं डेटर्स आर द एसेट्स ऑफ अ फर्म, कि वो उस फर्म की एसेट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो बोरोवर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, ये लोन भी रीपे करेंगे और लोन पर इंटरेस्ट भी पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक तरीके का एसेट है बैंक का। जो लोन्स हैं, जो लैंडिंग है, वो बैंक का एसेट है, जिससे वो इनकम अर्न कर रहा है, रेवेन्यू अर्न कर रहा है। तो अब क्या होता है, एक बैंक की ये जिम्मेदारी होती है कि भाई उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है कि भाई जो भी डिपॉजिट्स पब्लिक ने अपने किए हुए हैं, अगर पब्लिक चाहे तो उसको जब चाहे विड्रॉ कर सकती है। तो इसलिए क्या होता है, बैंक को क्रेडिट क्रिएशन करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर वो क्रेडिट क्रिएशन नहीं करेगी तो बैंक प्रॉफिटेबली ऑपरेट नहीं कर पाएगा, उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी और उसको रेवेन्यू कम मिलेगा। ठीक है जी। अब क्या है, बैंक एक अपने एक्सपीरियंस से ये भी जानता है कि डेली या मंथली या फोर्टनाइटली या वीकली, जैसे भी हम देखना चाहें, बैंक को ये मालूम होता है अपने एक्सपीरियंस से कि भाई कितना जो उसके पास टोटल डिपॉजिट्स है, उसका लगभग कितना परसेंटेज डेली विड्रॉ हो जाता है। ठीक है, ताकि उतने रिजर्व्स अगर वो अपने पास मेंटेन करके रखता है डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और बाकी का जो सरप्लस फंड है उसको वो फर्दर लैंड आउट कर सकता है, वो फर्दर उसको लोन की तरह दे सकता है। तो इसके थ्रू बैंक क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है। लेट अस ट्राई एंड सी दैट। सपोज करते हैं, जैसा हम पहले भी एजम्पशन ले चुके हैं, अपने पहले ही हम एजम्पशन ले चुके हैं कि देयर इज़ अ सिंगल बैंक इन द इकोनॉमी। तो सपोज करते हैं ये एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ बैंक एक्स बैंक है इकोनॉमी में, ये उसकी बैलेंस शीट है। मैं इस तरफ एसेट्स लिख रहा हूँ, इस तरफ लाइबिलिटीज़ लिख रहा हूँ। हालांकि यूजुअली जो अकाउंट्स में है सब लोग लाइबिलिटीज़ इस तरफ लिखते हैं, एसेट्स इस तरफ लिखते हैं। मैं थोड़ा सा रिवर्स लिखा है, इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों साइड टैली होनी चाहिए। कौन सा किस तरफ लिखा है ये मायने नहीं रखता है। हालांकि यूजुअल प्रैक्टिस में जो स्टूडेंट्स को अकाउंट सिखाया जाता है, अकाउंट फॉर्मेशन सिखाई जाती है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में इधर लाइबिलिटीज़ और इधर एसेट्स लिखे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बैंक के एसेट्स दो तरह के होते हैं। एक तो बैंक के एसेट्स होते हैं रिजर्व्स, यानी कि वो रिजर्व्स जो बैंक अपने पास मेंटेन करेगा। अब ये रिजर्व बैंक को दो वजहों से मेंटेन करने पड़ते हैं। एक वजह तो मैं पहले बता चुका हूँ कि उसे उसका ऑब्लिगेशन होता है अपने कस्टमर्स की, अपने क्लाइंट्स की जो भी डिमांड होगी फंड्स की, उसको मीट करना, उनकी अकाउंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जितना उनके अकाउंट में है उसके हिसाब से उन्हें रखना पड़ता है। तो रिजर्व हो गए। तो और दूसरा होता है कि सेंट्रल बैंक जो होता है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि एक बैंक को अपने पास मिनिमम कितने रिजर्व मेंटेन करके रखने होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व्स, उनको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व्स। आरआर से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यहां पर आरआर लिख रहा हूं। और रिक्वायर्ड रिजर्व के बाद अलावा जो भी पैसा होता है, जो भी फंड्स बचे होते हैं या जो भी रिजर्व्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सेस रिजर्व्स। इसको मैं ईआर से डिनोट कर रहा हूं। ये आरआर हो गया रिक्वायर्ड रिजर्व्स, ईआर हो गया एक्सेस रिजर्व्स, एक्सेस रिजर्व्स। तो
इस तरफ इसके सामने मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड रिजर्व का अमाउंट जो भी आएगा, और इसके सामने मैं लिखूंगा एक्सेस रिजर्व जो भी बचा होगा हमारे सामने उसका अमाउंट। तो एक तो ये एसेट हो गया रिजर्व बैंक का। बैंक का दूसरा एसेट होता है लोन्स, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था यहाँ पर लोन्स, क्योंकि लोन्स जो भी बैंक देगा वो बैंक की एक तरीके से डेटर्स बन जाएंगे, और उन लोगों को बैंक को लोन भी रीपे करना है, और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जितने टाइम के लिए उन्होंने लोन लिया है, और दूसरा उन्हें उस लोन पर इंटरेस्ट भी रीपे करना है। सिर्फ लोन ही रीपे नहीं करना, उस पर इंटरेस्ट भी रीपे करना है। तो इसलिए लोन्स क्या है, बैंक के एसेट्स हैं। और जैसा कि हमने समझा जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स बैंक के क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं। डिपॉजिट्स जो होते हैं बैंक में वो बैंक की क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं। क्यों है लाइबिलिटीज़? क्योंकि बैंक को वो डिपॉजिट, बैंक के ऊपर वो ऑब्लिगेशन है, बैंक को वो डिपॉजिट एक तरीके से जिसके भी अकाउंट में है वो उस अकाउंट होल्डर जब चाहे तब उस डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकता है, और बैंक को वो पे करना पड़ेगा। ये बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो लोगों का बैंक के ऊपर से कॉन्फिडेंस जो होगा वो लूज हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस लूज होगा तो द पीपल विल स्टार्ट विड्रॉइंग देयर फंड्स वेरी फ्रिक्वेंटली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैंक, एंड देयर मे बी अ चांसेस ऑफ बैंकिंग क्राइसिस। बैंक रन या बैंकिंग क्राइसिस के चांसेस भी हो जाएंगे, वो बैंक कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि बैंक चलता ही कॉन्फिडेंस के ऊपर है कि हमारा कॉन्फिडेंस है कि जो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट किया है वो हमें जब हम चाहेंगे हमें मिल जाएगा। तो इसलिए क्या है, बैंक को रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं, इसीलिए बैंक को एक्सेस रिजर्व भी मेंटेन करने पड़ते हैं। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं इकोनॉमी में एक पर्सन है जिसका सबसे पहले अकाउंट है बैंक में, और वो पर्सन है ए के अकाउंट में 100 रुपये डिपॉजिट है। लेट अस अज्यूम 100 करोड़ मान लीजिए, 100 रुपये मान लीजिए, 100 कोई भी यूनिट इसके साथ आप लगा सकते हैं। मैं 100 रुपीज़ लेकर चल रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो अब बैंक क्या करेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड रिजर्व की जरूरत, तो हम मान लेते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व जो सेंट्रल बैंक ने बताया वो 10% है। 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। जितना भी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है उसका 10% उसे रिक्वायर्ड रिजर्व अपने पास हमेशा मेंटेन रखना है। तो अब फिलहाल इस सिचुएशन में जो टोटल डिपॉजिट है वो 100 रुपीज़ है, तो बैंक 100 रुपीज़ का 10% अपने पास रखेगा, यानी कि 10 रुपीज़, और बाकी के 90 रुपीज़ बैंक के पास कैसे हैं, एज एन एक्सेस रिजर्व्स, यानी कि बैंक के पास वो रिजर्व की फॉर्म में रखे हैं। बैंक ने अभी किसी को लैंड नहीं किया है, वो अभी उसको किसी को लोन की फॉर्म में नहीं दिया है, वो एक्सेस रिजर्व बैंक के पास अभी भी मेंटेन्ड है। अब सवाल ये आता है कि कोई भी इंसान जो लोन लेना चाहता है, ये जो बैंक है इकोनॉमी में, क्योंकि इसके पास 10 रुपीज़ तो इसको अपने ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए चाहिए डे टू डे, 90 रुपीज़ जो बैंक को चाहिए, बैंक के पास एक्सेस है, उस 90 रुपीज़ को बैंक लैंड कर सकता है। अब ये 90 रुपीज़ लैंड कैसे करेगा भाई, ऐसे भी इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। 90 रुपीज़ में से 9 रुपये 10 लोगों को भी लोन दे सकता है, 10 रुपये 9 लोगों को भी लोन दे सकता है, 40 रुपये एक को, 50 रुपये एक को, ऐसे भी लोन दिया जा सकता है। बट सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये मानते हैं कि कोई एक XYZ, कोई भी एक इंडिविजुअल है ABC, उसको लोन चाहिए और उसको 90 रुपये का ही लोन चाहिए। हम ये सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन का काम आसान हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं आएगी। लेट अस सी, मान लेते हैं B एक इंडिविजुअल है, उसको लोन चाहिए 90 रुपये का, तो उसने 90 रुपीज़ लोन ले लिया। तो अब बैंक के पास क्या हो गए, बैंक के ट्रांजेक्शन में कैसे चेंज आएगा, एक तो यहाँ पर आ जाएगा B's अकाउंट लोन में, और B's अकाउंट में 90 रुपीज़ आ जाएंगे। दूसरा क्या होगा, जो रिजर्व्स हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व है, 10 रुपये से बढ़कर कितने हो जाएंगे, 9 रुपये और, यानी कि टोटल 19 रुपये, क्योंकि अब टोटल डिपॉजिट बैंक के अकाउंट में कितना है, 190 रुपये दिखा रहा है। ये जो बी के अकाउंट में दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो बैंक है उसने बी के 2 अकाउंट ओपन किए, एक तो लोन अकाउंट, ठीक है, और दूसरा बैंक का डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि लोन बैंक ने दिया बी को, पर वो किसके, उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया वो अमाउंट, ठीक है ना, ओपन खोल के, जिस अकाउंट में से वो विड्रॉ कर सकता है। इसमें से वो विड्रॉ नहीं कर सकता, यहां से तो बैंक ने ट्रांसफर किया इसके इस अकाउंट में, यहां से यहां जो ट्रांसफर हुआ है ये बैंक की वजह से हुआ। ये जो है वो अकाउंट है जिसमें से वो विड्रॉ कर सकता है। अब आगे देखते हैं, अब एक्सेस रिजर्व कितने रह जाएंगे बैंक के पास। अगर सपोज करो हम ये देखें 90 रुपीज़ थे, यानी कि पहले 90 रुपीज़ थे 100 के हिसाब से,
अब 190 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अब एक्सेस रिजर्व जो बैंक के पास रह जाएंगे वो सिर्फ 81 रुपीज़ के रिजर्व रह जाएंगे। अब 90 रुपीज़ के रिजर्व नहीं रहेंगे, जो 90 रुपीज़ है अब वो रिजर्व नहीं है, अब 81 रुपीज़ एज एन एक्सेस रिजर्व है। क्यों? क्योंकि देखो 10 रुपीज़ इसके रिक्वायर्ड रिजर्व, 9 रुपीज़ इसके रिक्वायर्ड रिजर्व, और जो एक्सेस रिजर्व 90 था उसमें से 9 रुपीज़ यहाँ चले गए, और ये क्या कहते हैं कि 90 रुपीज़ यहाँ एज अ लोन। तो दोनों तरफ का टोटल अगर हम करेंगे तो 190 आएगा। ऐसे ही मान लीजिए अब 81 रुपीज़ एक्सेस रिजर्व रह गए बैंक के पास। अब 81 रुपीज़ एक्सेस रिजर्व रह गए तो यानी कि अब बैंक 81 रुपीज़ को एज अ लोन आगे लैंड कर सकता है। तो इसको भी वैसे ही लैंड कर सकता है, 8-8 रुपये, 9-9 रुपये, क्या कहते हैं कि 9 लोगों को दे सकता है, 8 रुपये 10 पैसे 10 लोगों को दे सकता है, या 81 रुपीज़ पूरे के पूरे किसी एक इंडिविजुअल को दे सकता है, या 51 रुपीज़ किसी को दे दे, 30 किसी को, वो डिफरेंट हो सकते हैं। बट हम सिंप्लीफिकेशन के लिए मानते हैं कि बैंक क्या करता है, कोई सी इंडिविजुअल है उसको 81 रुपीज़ का ही लोन चाहिए तो बैंक उसे 81 रुपीज़ का लोन देता है। तो बैंक फिर से क्या करेगा, सी का लोन अकाउंट खोलेगा, उसमें 81 रुपीज़ शो करेगा, 81 यहाँ शो किए, यहाँ पर जो एक्सेस रिजर्व रिक्वायर्ड रिजर्व होंगे वो 8 रुपये 10 पैसे और हो जाएगा, यानी कि इन तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल करोगे और इन तीनों का टोटल करोगे तो ये जो टोटल है 10% आएगा इसके टोटल के, आप करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब जो बैंक के पास एक्सेस रिजर्व बचेंगे, अब 81 रुपीज़ नहीं रहेंगे, अब 72.9 रुपीज़ बचेंगे। ठीक है, इसी तरह अब बैंक 72.9 रुपीज़ लैंड कर सकता है। फर्दर सेम वही, अब सपोज करो कोई डी है तो डी के अकाउंट में उसने 72.9 रुपीज़ दिया, यहाँ पर डीज अकाउंट खोला, लोन अकाउंट, और यहाँ 72.9 रुपीज़ यहाँ पर शो किया, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे 7.29, और यहाँ पर अब 72.9 ना रहकर यहाँ पर जो एक्सेस रिजर्व होंगे 65.61 के आसपास ये एक्सेस रिजर्व अब बच जाएंगे। अब ये नहीं रहेंगे रिजर्व्स, अब ये नहीं है, ये चेंज होता रहेगा यहाँ पर। तो ऐसे ही बैंक फर्दर और भी लैंड कर सकता है। ठीक है ना। अब सवाल ये है, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाता है, इसी को हम क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई ये बताइए कि लोन एक इंडिविजुअल ने लिया, तो बी ने लोन किस लिए लिया, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ बोरोइंग लोन नहीं लिया उसने। बी ने लोन लिया क्योंकि उसे किसी ना किसी को पेमेंट करनी होगी। भाई हम लोन क्यों लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट भी जब हम करते हैं तो कुछ मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स कहीं से खरीदेंगे, तो जिससे खरीदेंगे उसे हमें पेमेंट करनी है फिर बाद में। तो अब वो पेमेंट करनी है, तो क्योंकि सभी ट्रांजैक्शंस बैंकिंग के सिस्टम के थ्रू है, तो बी ने जो पेमेंट किए वो बैंक में ही रहेंगे। सपोज करो बी ने ए से खरीदा सामान, तो अब आगे ट्रांजैक्शन में क्या होगा कि ये बी के अकाउंट में यहां से तो 90 रुपीज हो जाएंगे जीरो, और ए के अकाउंट में यहां पे 90 प्लस हो जाएंगे अगर बी ने ए को पेमेंट की है। तो ऐसी अगर बी ने सी को पेमेंट की होती तो ये यहां पर जीरो हो जाता, फिर सी के अकाउंट में ऐड हो जाता। ऐसा क्यों होता, क्योंकि पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो तो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो रही है, कैश में तो ट्रांजैक्शन होगी नहीं, और पूरी इकोनॉमी में एक ही बैंक है। तो जिस किसी को भी बी ने पेमेंट करनी है, चाहे वो ए को करनी हो, चाहे हो सकता है हम कोई और इंडिविजुअल भी इमेजिन कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं ए को पेमेंट नहीं करनी, अब हम इमेजिन कर लेते हैं कोई इंडिविजुअल है जेड, जिससे बी ने सामान खरीदा था। तो फिर क्या होगा अगले ट्रांजैक्शन में, तो अब लोन देना तो बंद हो गया बैंक का, यानी कि फर्दर लैंड तो नहीं कर रहा बैंक। बट इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी कि जेड की जगह अब यहां पर 90 आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि बी ने क्या किया, पेमेंट कर दी जेड को, तो वो बी के अकाउंट में तो यहां जीरो हो गया जो डिपॉजिट्स में थे, यानी कि अब बी कुछ विड्रॉ नहीं कर सकता है बैंक से, क्योंकि जितना उसे लोन मिला था वो पूरा का पूरा विड्रॉ कर चुका है, और वो अब जेड के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, यहां पर उसके अकाउंट में जुड़ जाएगा। हाँ, पर बी का लोन अकाउंट यहां ऐसे के ऐसे ही बना रहेगा। बी का लोन अकाउंट यहां ऐसे क्यों बना रहेगा, क्योंकि बी ने अभी ये रीपे करना है। कैश रिक्वायर्ड रिजर्व में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो टोटल है और ये जो टोटल है रिक्वायर्ड रिजर्व का 10% होगा इस टोटल का। तो जो 90 यहां था वो 90 यहां है, जिस 90 के बदले ये 9 रुपीज थे, अब इस 90 के बदले वो 9 रुपीज है, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो रही है और इकोनॉमी में एक ही सिंगल बैंक इकोनॉमी में। अब अगर आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा और ध्यान से देख रहे हैं या समझ रहे हैं,
तो देखो ये 65 रुपीज के एक्सेस रिजर्व है, यानी कि बैंक फर्दर इनको और लैंड कर सकता है। ऐसे ही किसी को लोन अकाउंट चाहिए होगा तो बैंक क्या करेगा, लोन देगा उसको, यानी कि ये उसे पेमेंट फ्रॉम बी मिली है। ये मैं लिख देता हूं पेमेंट फ्रॉम बी, क्योंकि बी से इसको पेमेंट मिली है जेड को। अब लोन देना होगा तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता जाएगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक कि एक्सेस रिजर्व जो है वो कम होकर जीरो नहीं हो जाते, या बैंक खुद ही लैंड करना बंद नहीं कर देता। जब तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। अब सवाल यह है कि ये टोटल क्रेडिट कितने के क्रिएट होंगे। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन का सिंपल फॉर्मूला है, ये देख लीजिए। टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल्स टू होगा इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट से मेरा मतलब है टोटल डिपॉजिट जितना भी शुरू में बैंक के पास था, इनटू में 1 में रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। तो इनिशियल डिपॉजिट अगर आपको ध्यान हो, हम लेकर चले थे कि ए का अकाउंट है और ए के अकाउंट में 100 रुपीज़ डिपॉजिट हैं, तो इसका मतलब ये हो गया इनिशियल डिपॉजिट थे हमारे पास 100 रुपीज़, इंटू में 1 में 10%, दिस विल कम्स आउट टू बी 100, इंटू में 100 में 10, दिस विल कम्स आउट टू बी 1000। यानी कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो 10% है, अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो 10% है और इनिशियल डिपॉजिट 100 है, तो 1000 के टोटल क्रेडिट क्रिएट बैंक कर पाएगा। ये जो बैंक है टोटल क्रेडिट क्रिएशन कर पाएगा 1000 रुपीज़ के। तो आशा रखता हूँ कि जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है सिंगल बैंक इकोनॉमी में, ये आपको समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मैं कोशिश करूँगा उन डाउट्स को क्लैरिफाई करने की, या आप मेरा जो फ़ोन नंबर दिया गया है उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।